अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर स्टडी जोन। आज के हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बायोलॉजी की न्यू बुक के चैप्टर नंबर 8 बायो एनर्जेटिक्स के सेकंड हाफ पोर्शन को। फर्स्ट हाफ पोर्शन हमने डिस्कस कर लिया है, जिसमें हमने डिस्कस किया फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस और क्लोरोफिल का क्या रोल होता है फोटोसिंथेसिस में। इसके अलावा हमने डिस्कस किए बहुत इंपॉर्टेंट दो रिएक्शंस, जिसमें लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन को डिस्कस किया। इसके अलावा एटीपी क्या है उसको हमने डिटेल से डिस्कस किया। तो अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन हो या आपका कोई क्वेश्चन हो, या इसके अलावा आपको किसी टॉपिक पर कोई डिटेल वीडियो चाहिए, किसी एक्सरसाइज का आपको सोल्यूशन चाहिए, इसके अलावा आपको केमिस्ट्री में, फ़िज़िक्स में, मैथ में कोई हेल्प चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करें। आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी इंशाल्लाह मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो चलते हैं आज के अपने लेक्चर की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है सेलुलर रेस्पायरेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होती है। ऑर्गेनिज्म जो एनर्जी लेता है उसमें वो एनर्जी अपनी कैसे लेता है कि फूड के अंदर जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वो ब्रेक होते हैं, और उनके टूटने से जब वो बॉन्ड टूटते हैं तो ऑर्गेनिज्म जो है वो एनर्जी लेता है। इस मकसद के लिए वो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है फूड के अंदर, इनसाइड द सेल। सेल के अंदर जो हमने खुराक खाई है उसके अंदर जो है वो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा कि ऑक्सीडेशन क्या है, इसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो फूड की जो ऑक्सीडेशन होती है इसको हम कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। मोस्ट कॉमन जो फूड है जिसको हम जो इस्तेमाल होती है, जो सेल्स इस्तेमाल करते हैं, वो इसी वजह से करते हैं कि वो एनर्जी ले सकें और ग्लूकोज जो है उसको बनाएं। एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या है? एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस देखते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन हम ऐसी रेस्पिरेशन को कहते हैं जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, और जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है रेस्पिरेशन, उसको हम कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब एरोबिक रेस्पिरेशन जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है उसको हम कहते हैं ऐसी सेलुलर रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही हो, एरोबिक रेस्पिरेशन है। और इसमें क्या होता है, इसमें ग्लूकोज की कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है और एनर्जी मैक्सिमम जो है वो रिलीज़ होती है। फर्स्ट फेज़ में इसमें क्या होता है कि जो ग्लूकोज का मालिक्यूल है वो टूटता है दो मालिक्यूल में। पायरोविक एसिड के दो मालिक्यूल में 3 कार्बन में दो मालिक्यूल में ये टूट जाता है 6 कार्बन ग्लूकोज का जो मालिक्यूल है। और सेकेंड फेज़ में क्या होता है कि जो पायरोविक एसिड का मालिक्यूल है उसको भी कंप्लीटली ऑक्सीडाइज किया जाता है और एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है। तो एरोबिक जो, जबकि दूसरी तरफ जो एनारोबिक का प्रोसेस है उसमें जो है वो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड फूड के जो है वो जो रह जाते हैं वो उनको जो है वो ब्रोकन होते हैं एनारोबिक प्रोसेस में। तो दूसरी तरफ जो रेस्पिरेशन है जिसको हम एनारोबिक रेस्पिरेशन भी कहते हैं और इसको फर्मेंटेशन का प्रोसेस भी कहते हैं। तो ऐसी सेलुलर रेस्पिरेशन जो कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रही हो उसको कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज जो है वो इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होता है, कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं होता और लेस अमाउंट में एनर्जी रिलीज़ होती है। इसकी फर्स्ट फेज़ एग्जैक्टली सिमिलर है एरोबिक रेस्पिरेशन की तरह। इसमें ग्लूकोज का मालिक्यूल ब्रोकन डाउन होता है दो मालिक्यूल के पायरोविक एसिड में। उधर भी सेम एज इट इज़ ऐसा ही हुआ था। जो ग्लूकोज का मालिक्यूल है 6 कार्बन पे जो कंसिस्ट करता है वो टूट के दो मालिक्यूल में चेंज हुआ 3 कार्बन मालिक्यूल में। और मालिक्यूल का जो ग्लूकोज का मालिक्यूल है वो ब्रोकन डाउन हुआ था दो मालिक्यूल में जिसको हम पायरोविक एसिड कहते हैं 3 कार्बन में। जबकि इसकी सेकेंड फेज़ में जो है उसको दो वे में ट्रीट किया जाता है फिर उस पायरोविक एसिड को। एक है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और दूसरी है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन के दौरान बैक्टीरिया और यीस्ट जो हैं ये एनारोबिक रेस्पिरेशन के दौरान इनमें क्या होता है कि जो पायरोविक एसिड है उसकी फर्दर ब्रेकडाउन करवाई जाती है अल्कोहल में और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है। इस टाइप की जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है उसको कहते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। आपको स्क्रीन पर नज़र भी आ रहा है कि पायरोविक एसिड जो है उसकी फर्दर जो है वो ब्रेकडाउन हुई है और चेंज हुआ है वो इथाइल अल्कोहल में और कार्बन डाइऑक्साइड के दो मालिक्यूल रिलीज़ हुए हैं। दूसरी है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ये एनारोबिक रेस्पिरेशन की ऐसी टाइप है जो कि ह्यूमंस के और दूसरे ऑर्गेनिज्म के स्केलेटल मसल में होती है। इसमें पायरोविक एसिड जो है उसको कन्वर्ट किया जाता है लैक्टिक एसिड में। और ऐसी टाइप को एनारोबिक रेस्पिरेशन को जिसमें पायरोविक एसिड को कन्वर्ट किया जाए लैक्टिक एसिड में उसको कहते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। पायरोविक एसिड का मॉलिक्यूल आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है और वो चेंज हुआ है, उसमें 4 हाइड्रोजन ऐड हुए और वो चेंज हो गया लैक्टिक एसिड में। अब इंपॉर्टेंस क्या है फर्मेंटेशन की? इन्वायरमेंट जब जो अर्थ के ऊपर इन्वायरमेंट है अर्ली फेजेस थी जो लाइफ की, उसमें इन्वायरमेंट में फ्री ऑक्सीजन प्रेजेंस नहीं थी, फ्री ऑक्सीजन नहीं पाई जाती थी। तो अर्ली ऑर्गेनिज्म जो बहुत पहले ऑर्गेनिज्म थे वो रेस्पायर करते थे, सांस लेते थे
एनारोबिकली, और जो है एनर्जी को हासिल करते थे अपनी लाइफ के लिए। और इवन के अब के दौर में भी ऑर्गेनिज्म कुछ ऐसे हैं जिनमें कुछ ऐसे बैक्टीरिया और फंजाई हैं जो कि अपनी एनर्जी लेती हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू, तो उनको क्या कहते हैं, एनारोब्स। जब स्केलेटल मसल्स ह्यूमन वर्क करते हैं, जब ह्यूमन कोई हार्ड एक्सरसाइज करता है तो उसके स्केलेटल मसल जो होते हैं वो जब एक्सरसाइज के दौरान उसके मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते हैं, तो उस प्रोसेस में ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो इतनी ज़्यादा सफिशिएंट नहीं होती जितनी कि एक्सरसाइज के दौरान ऑक्सीजन चाहिए होती है कि वो उस डिमांड को पूरा कर सके। तो स्केलेटल मसल जो है वो क्या करते हैं, वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं का प्रोसेस करती हैं और एनर्जी को, अपनी एनर्जी की डिमांड को पूरा करते हैं। तो साइंटिस्ट ने कुछ जो है वो फर्मेंटेशन के प्रोसेस को फंजाई और बैक्टीरिया के अंदर यूज़ किया है ताकि वो यूज़फुल प्रोडक्ट्स बना सकें जो कि इंसानियत के लिए वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जैसे कि अगर बैक्टीरिया की फर्मेंटेशन करवाई जाए तो वो बैक्टीरिया की फर्मेंटेशन जो है, बैक्टीरिया को यूज़ किया जाता है फर्मेंटेशन के प्रोसेस में और इस्तेमाल में लाया जाता है ताकि बन सके चीज़ और योगर्ट। इसी तरह से यीस्ट की अगर फर्मेंटेशन करवाई जाए तो उसको इस्तेमाल में लाया जाता है ब्रूइंग इंडस्ट्री, यानी कि शराब वगैरह बनाने में जितनी भी वाइन और बियर वगैरह बनती है वो यीस्ट की फर्मेंटेशन के थ्रू ही बनती है। और इसके अलावा स्टूडेंट वो इस्तेमाल होती है बेकिंग इंडस्ट्री में चीज़ों को बेक करने में। इसी तरह से सोया सॉस जो है वो बनाई जाती है फर्मेंटेशन के प्रोसेस के थ्रू फंगस को इस्तेमाल करते हुए। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। अभी मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रीवियस हमने एनारोबिक रेस्पिरेशन की टाइप पढ़ी है, अल्कोहलिक एक फर्मेंटेशन है और दूसरी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा जो इसके बीच में आया है एनारोब्स क्या होते हैं, वो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, और एनारोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस भी शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। मैकेनिज्म हम देखते हैं कि अगर हम फर्दर स्टडी करें सेलुलर रेस्पिरेशन के रिएक्शन की, तो उसमें जो एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर मैकेनिज्म होते हैं उनको 3 स्टेप में जो है एरोबिक रेस्पिरेशन का ये 3 स्टेप में प्रोसेस होता है। फर्स्ट है ग्लाइकोलाइसिस, सेकंड है क्रेब्स साइकिल और थर्ड है ईटीसी यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो ग्लाइकोलाइसिस क्या है, ग्लाइको मतलब ग्लूकोज और लाइसिस का मतलब है ब्रेकडाउन। इसमें यानी कि ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है। फर्स्ट स्टेप में ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटता है और इसका रिजल्ट क्या निकलता है कि पायरोविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं और 2 एटीपी के मॉलिक्यूल और 2 NADH के मॉलिक्यूल जो हैं वो इसमें बनते हैं। इसके अलावा इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस, और ये कहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस होता है, साइटोप्लाज्म में। ऑक्सीजन जो है इसमें रिक्वायर्ड नहीं होती है ग्लाइकोलाइसिस में, इस वजह से ये प्रोसेस जो है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन का, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नहीं होता है। स्क्रीन पे आपको ग्लाइकोलाइसिस की समरी नज़र आ रही है प्रोसेस की, किस तरह से होता है। 6 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल होते हैं, उन्होंने 2 पायरोविक एसिड के मॉलिक्यूल में चेंज होना होता है, यानी कि 3 कार्बन में, यानी कि एक मॉलिक्यूल ये भी 3 कार्बन पे कंसिस्ट करता है और एक ये भी मॉलिक्यूल 3 कार्बन पे कंसिस्ट करता है। तो बेसिकली ये 2 पायरोविक एसिड के मॉलिक्यूल हैं। इस दौरान जो है वो 2 एटीपी के मॉलिक्यूल चेंज होते हैं 2 एडीपी के मॉलिक्यूल में, और 4 एडीपी के मॉलिक्यूल जो हैं वो फर्दर चेंज होते हैं 4 एटीपी मॉलिक्यूल में, और 2 NAD के मॉलिक्यूल जो हैं वो कन्वर्ट होते हैं 2 NADH के मॉलिक्यूल में। सेकंड है क्रेब्स साइकिल। जब ऑक्सीजन अवेलेबल होती है तो पायरोविक एसिड के मॉलिक्यूल मूव करते हैं साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स की तरफ, और यहाँ पे जो रिएक्शन होता है उस सीरीज ऑफ रिएक्शन उसको कहा जाता है क्रेब्स साइकिल। इसको डिस्कवर किया था ब्रिटिश साइंटिस्ट ने, सर हैंस क्रेब्स ने, और क्रेब्स साइकिल से पहले पायरोविक एसिड का मॉलिक्यूल खुद को कन्वर्ट करता है एसिटाइल कोएंजाइम A में और कार्बन डाइऑक्साइड और NADH में। तो क्रेब्स साइकिल के दौरान एसिटाइल कोएंजाइम A कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होता है टू कार्बन डाइऑक्साइड, और इसके रिजल्ट में ATP की फॉर्मेशन होती है जो कि एक एनर्जी रिच कंपाउंड है, और इसके अलावा NADH और FADH2 भी फर्दर रिड्यूस होते हैं। इसकी अगर हम फर्दर आप इसकी समरी देखें तो क्रेब्स साइकिल में आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा है कि ये इस तरह से पायरोविक एसिड है, 3 कार्बन पे कंसिस्ट करता है, और इसने पहले खुद को चेंज करना होता है एसिटाइल कोएंजाइम में। तो इसमें कोएंजाइम A ऐड होता है, NAD जो है वो NADH में चेंज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, इधर आप देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल रिलीज़ हो रहा है। पायरोविक एसिड जो है उसने खुद को जो है वो चेंज किया एसिटाइल कोएंजाइम में, पायरोविक एसिड कन्वर्ट हुआ एसिटाइल कोएंजाइम में, और कार्बन डाइऑक्साइड और NADH जो है वो इसमें आपने देखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हुआ है और NADH रिलीज़ होकर फर्दर किस में रिड्यूस होकर चेंज हुआ है NADH में। एसिटाइल कोएंजाइम 2 कार्बन कंपाउंड है। इसमें फर्दर क्या होता है, कोएंजाइम A
रिलीज़ हो जाता है। 3NAD के मालिक्यूल रिड्यूस होकर बनाते हैं 3NADH। कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होती है, ADP का मालिक्यूल चेंज होता है ATP के मालिक्यूल में, और FAD का मालिक्यूल रिड्यूस होकर बनाता है FADH2। ये इसकी जो है वो शॉर्ट सी समरी है। नेक्स्ट एंड लास्ट है इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिसको हम ETC भी कहते हैं। ये स्टेप जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के अंदर होता है। इसमें क्या होता है कि NADH और FADH2 जो है वो दोबारा से वापस आ जाते हैं NAD और FAD में और रिलीज़ करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन आयंस को। और ये जो इलेक्ट्रॉन जो है रिलीज़ होते हैं, ये पास होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से और अपनी एनर्जी को रिलीज़ करते हैं, और ये एनर्जी जो है वो इस्तेमाल होती है ATP के मालिक्यूल को बनाने में। और इस चेन के एंड में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन आयन आपस में कंबाइन करके बनाते हैं ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और हाइड्रोजन का आयन है ये कंबाइन होते हैं ऑक्सीजन के साथ और बनाते हैं वाटर का मालिक्यूल। इसकी अगर आप शॉर्ट सी समरी देखें तो NADH का मालिक्यूल है, ADP जो है वो रिड्यूस होके बनाया है उसने 3 ATP के मालिक्यूल को। इस प्रोसेस में आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन जो है वो ऐड हुई है और वाटर का मालिक्यूल रिलीज़ हो गया है, NADH रिड्यूस होके हो गया है NAD में, और इसी तरह से FADH2 रिलीज़ हुआ FAD में, और इस दौरान 2 ADP के मालिक्यूल चेंज हुए 2 ATP के मालिक्यूल में। ऑक्सीजन जो है वो ऐड हुई है और वाटर का मालिक्यूल जो है वो निकल गया है। इसी वजह से ये है कि एंड पे चेन के इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन आयन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं और वाटर के मालिक्यूल को बनाते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट यूजेस ऑफ रेस्पिरेटरी एनर्जी इन बॉडी के जो रेस्पिरेटरी एनर्जी है वो हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है। तो वो डिफरेंट जो रेस्पिरेटरी एनर्जी है ATP वो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होती है सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान, और उसको वेरियस वे में इस्तेमाल किया जाता है। मसल्स की मूवमेंट में और कंट्रैक्शन में इस्तेमाल होती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, सब्सटेंस को एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाने में हेल्प करती है। बायोमॉलिक्यूल की सिंथेसिस में हेल्प आउट करती है। DNA को रेप्लिकेट करने में और माइटोसिस के प्रोसेस में इस्तेमाल होती है। नर्व इम्पल्स को बॉडी की एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करने में इस्तेमाल होती है। बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में इस्तेमाल होती है। इसके अलावा ये टॉक्सिन जहरीले जो केमिकल हैं उनको बॉडी से तोड़ती है, उन टॉक्सिन्स को, और उसको बॉडी से एलिमिनेट करवाती है। नेक्स्ट ये टेबल दिया गया है, इसको आप शॉर्ट क्वेश्चन के लिए और MCQ के लिए आप एक दफ़ा इस टेबल को ज़्यादातर तो यह है कि इस टेबल को आप MCQ के हवाले से रीड आउट कर लें कि एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक में उन्होंने शॉर्ट सा डिफरेंस बताया है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस कहाँ होती है, एरोबिक में होती है, और ऑक्सीजन की प्रेजेंस जो है एनारोबिक में नहीं होती। ATP के जो है नेट प्रॉफिट एरोबिक में 36 है, जबकि एनारोबिक में 2 ATP के मालिक्यूल बनते हैं। फाइनल प्रोडक्ट एरोबिक रेस्पिरेशन में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जबकि एनारोबिक में लैक्टिक एसिड और एथेनॉल और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड का मालिक्यूल रिलीज होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, जबकि एनारोबिक साइटोप्लाज्म में होती है। इंपॉर्टेंस इसकी यह है कि एरोबिक रेस्पिरेशन मेजर एनर्जी का सोर्स है ऑर्गेनिज्म के अंदर, और एनारोबिक रेस्पिरेशन जो एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर एनर्जी का सोर्स है। और इसके अलावा ये एनर्जी का सोर्स है एरोबिक ऑर्गेनिज्म के अंदर भी जब ऑक्सीजन की शॉर्ट सप्लाई हो उस सूरत में, और ये सोर्स है। और यूज़फुल प्रोडक्ट इसमें जो है वो क्या है, एथेनॉल और चीज़ वगैरह है। नेक्स्ट आपको जो टेबल दिया गया है स्टूडेंट वो है डिफरेंस बिटवीन फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन। इसी तरह से इसको भी आपने जस्ट रीड आउट कर लेना है MCQ के हवाले से कि इसमें टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म क्या है, एनर्जी इन्वेस्टमेंट क्या है, ऑर्गेनिज्म कैपेबल है परफॉर्मिंग दिस प्रोसेस। इसमें कौन कौन से एरोबिक जो हैं वो ऑर्गेनिज्म जो है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, कौन से रेस्पिरेशन करते हैं, अकरेंस क्या है और इसकी टाइमिंग क्या है कि कब कब ये प्रोसेस जो है वो होते हैं, डे में होते हैं, नाइट में होते हैं। इसको भी जस्ट आपने रीड आउट कर लेना है, और इसको आपने MCQ के हवाले से याद कर लेना है कि क्रब साइकिल और जो दूसरा है ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस, उसमें नेट ATP टोटल ATP के कितने मालिक्यूल जो हैं वो मिलते हैं, तो वो हैं 36 जो हैं वो ATP के मालिक्यूल जो हैं वो हासिल होते हैं। इसको आपने जस्ट एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है, और ये MCQ के हवाले से बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पॉर्टेंट है। जी स्टूडेंट्स, तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने जो है चैप्टर नंबर 8 के सेकंड हाफ पोर्शन को भी टॉपिक वाइज डिटेल से डिस्कस कर लिया है। होपफुली कि आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो जैसे कि मैंने अपने लेक्चर के स्टार्ट में बताया, आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करें। आपको जो भी प्रॉब्लम होगी मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव डिटेल लेक्चर और एक्सरसाइजेज के सोल्यूशंस आप तक पहले पहुँच सकें। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में और डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 9 को इसी तरह डिटेल के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।